प्रिय दर्शकों, आज आप बीती की ये कड़ी ख्वाब का पहला भाग देखने जा रहे हैं। इस भाग के अंत में इस कथा के संबंध में एक प्रश्न पूछेंगे, जिसका उत्तर आप इस कड़ी के अंत में दिए गए पते पर लिख भेजें। चुके फूल खुशबू जवां है, मिट चुके फूल खुशबू जवां है। आग के बिन ये कैसा धुआं है, इसमें क्या राज है कोई जाने नहीं। देख कर सच लगे फिर भी माने नहीं, मन में उलझन है चुप है जुबान जुबान। अरे साहब, आप क्या बात? कुछ नहीं राम सिंह, अंदर थोड़ी सी घुटन हो रही थी इसलिए बाहर आ गया। ये बताओ, तुमने यहां किसी को देखा? नहीं साहब, यहां कोई कैसे आ सकता है? ठीक है, तुम जाओ। देखिए, आपके कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे, तब तक मैं आपको कुछ दवाइयां लिख कर देता हूं, ठीक है? एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ प्रभाकर साहब कहिए। नहीं कहिए, आप कहिए। हाँ वैसे थोड़ा बिजी तो हूं मैं, पर आप कहिए क्या बात है। अच्छा ठीक है, मैं पहुंचता हूं। नहीं 10 मिनट में पहुंचता हूं। ओके ओके। हेलो प्रभा, हाँ मैं बाहर जा रहा हूं। आज के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। ओके क्या हाल है डॉक्टर साहब? वेलकम। प्रभाकर साहब, सबसे पहले तो यह बताएं कि प्रॉब्लम क्या है। माना कि मैं आपका दोस्त हूं, लेकिन कोई भी आदमी अपने डॉक्टर दोस्त को बिना प्रॉब्लम के नहीं बुलाता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। दरअसल मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैं जो कुछ आपसे बताने जा रहा हूं ये बात आप अपने तक ही रखिएगा। ऐसी क्या बात है प्रभाकर साहब? डॉक्टर साहब, मैं जब से इस महल में रहने आया हूं, मुझे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, साए नजर आते हैं, हवा में कभी दुपट्टा लहराता हुआ दिखाई देता और कभी तो ऐसे लगता है जैसे कोई गाना गा रहा है। प्रभाकर साहब, आपके अलावा और लोग भी तो इस महल में रहते होंगे। जी हाँ, बहुत से लोग रहते हैं। फिर उन्हें भी यह सब कुछ दिखाई देता है या सुनाई देता है? नहीं डॉक्टर साहब, उनमें से ना किसी ने कुछ सुना और ना ही किसी को कुछ दिखाई दिया। मैं समझ गया आपकी प्रॉब्लम। प्रभाकर साहब, इसकी 2 वजह हो सकती है। एक तो आप दिमागी तौर पर इतने ज्यादा उलझ गए हैं कि उस उलझन की वजह से
आपको यह सब सुनाई देता है या दिखाई देता है? या इसकी दूसरी वजह यह हो सकती है कि कभी कभी बचपन में आदमी के दिमाग पर कुछ कहानियां या कुछ घटनाएं इतना ज्यादा इंपैक्ट करती है कि बड़ा होने के बाद में उसे वही चीजें दिखाई देती है। अब आप तो ये भी जानते हैं कि ऐसा सब कुछ होना मुमकिन नहीं है, बल्कि नामुमकिन है। साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब देखिए ना, कल रात को मैं यहां से बाहर गया तो सिक्योरिटी वाले ने मुझे आवाज दी, तो मैंने जब उससे पूछा कि उसे कुछ सुनाई दिया या दिखाई दिया, उसने ना में जवाब दिया। मैं समझ गया आपकी प्रॉब्लम। इस महल में आके आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, और ये जो सब कुछ आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं, ये आपके थके हुए जहन का नतीजा है। मैं कुछ टैबलेट्स और गोलियां आपके लिए भिजवा देता हूं। मुझे लगता है आज के बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियली थैंक यू वेरी मच। मैं सचमुच बहुत परेशान हो गया था। अब देखिए ना, भगवान जब कामयाबी देता है तो उस कामयाबी के साथ साथ दोस्त तो देता ही है, लेकिन दुश्मन भी दे देता है। अगर मेरी ऐसी किसी कमजोरी का नहीं प्रभाकर साहब, ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दीजिए, और मैं आपको पूरे 1 हफ्ता आराम की सलाह देता हूं। उसके बाद आप एकदम फिट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, थैंक यू। आज 17 अक्टूबर है, तेरा जन्मदिन। हमसे बिछड़कर इस शहर को छोड़े हुए तुझे 20 साल बीत गए। भगवान न करे तेरी जैसी बेटी किसी भी मां बाप को मिले। अरे कैसी बेटी थी तू हमारी। क्या यही तालीम दी थी हमने तुझे? रुपयों की लालच में आके तूने प्रभाकर मेहता जैसे नेक इंसान को धोखा दिया। इस शहर से भागते हुए तूने मुड़कर देखा तक नहीं कि हम लोगों पे क्या बीतती है। तू जैसी भी है हमारी औलाद है, तुझसे लाख नफरत सही, मगर ममता के आगे तो झुकना ही पड़ता। आत्माराम जी। प्रभाकर जी, आप? अरे प्रभाकर जी, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। आज उसका जन्मदिन है। यह हमारी बदनसीबी नहीं तो और क्या है कि हम उसे कोसने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। आत्माराम जी, इधर कुछ दिनों में
क्या प्रिया ने आपसे संपर्क किया था? संपर्क किया? अगर संपर्क किया होता तो क्या इस तरह हम उसकी तस्वीर को सामने रखकर यूं रोते? 20 साल बीत गए, न जाने आज वो कहां होगी, जिंदा होगी या जब तक अपनी आंखों से उसकी लाश को देख न ले हम, तब तक उसकी मौत का यकीन तो नहीं कर सकते ना हम। मगर आपने आने की कैसे तकलीफ की? अरे मैं तो बस यहाँ नजदीक से ही गुजर रहा था आत्माराम जी, सोचा आप लोगों को मिलता चलो। वैसे भी आपके एहसान क्या हम पर कम है कि आपने आने की तकलीफ की? अरे आप अगर ना होते तो हम तो कब के मर चुके होते। नहीं आत्माराम जी, ऐसा ना कहिए। मैं चलता हूँ, और हाँ, बीच बीच में मैं आपसे मिलता रहूंगा। ये बात सच है कि आपकी बेटी प्रिया नहीं है, लेकिन मैं हूं ना, आपका बेटा प्रभाकर। चलता हूं मैं। देखा कैसे फरिश्ते जैसे इंसान को धोखा दिया है हमारी बेटी ने। अगर दूसरा कोई होता तो हमारी सूरत तक नहीं देखता। एक ये है जो आज तक उस रिश्ते को निभाता चला आ रहा है। माँ बाप अपनी औलाद को कभी बद्दुआ नहीं देते, लेकिन रिया जैसी औलाद के लिए बद्दुआ किसी और कुछ निकल ही नहीं सकता। ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता प्रभाकर? तुम वो नहीं हो सकती। मैं वही हूं, वही प्रिया की आत्मा। इंसान दुनिया में सब कुछ भूल सकता है, लेकिन अपना पहला प्यार कभी नहीं भूल सकता प्रभाकर। तुम अपने पहले प्यार से इनकार तो नहीं कर सकते। जाओ, देखो, आगे मत बढ़ना। डर रहे हो? मैंने तुम्हें हमेशा अपना वहम समझा। अभी तुम मुझे अपना वहम ही समझो प्रभाकर। वहम आत्मा का दूसरा नाम है। और आत्मा क्या है? एक हवा। मैं अब जिस्म की कैद से आजाद हूं, मगर तुम अब भी जिस्म की घेरे में कैद। और जब तक तुम इस शरीर के बंधन से आजाद नहीं हो जाते, हमारा मिलन नहीं हो सकता। जब तक तुम एक आत्मा नहीं बन जाते, ये कहानी खत्म नहीं हो सकती प्रभाकर। आगे मत बढ़ना, मैं कहता हूं आगे मत बढ़ना। प्रिया? मैं प्रिया नहीं, मनीषा हूँ। मनीषा?
क्या हुआ प्रभाकर? बहुत परेशान लग रहे हो। ठीक तो हो? मैंने तुम्हें कितने फोन किए लेकिन किसी एक का भी जवाब नहीं मिला। मुझे परेशान होकर यहाँ आना पड़ा। पहले तो आप मुझे ये बताइए, आप उस वक्त वहां क्या कर रहे थे? मनीषा, मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे आवाज दी। मैं उस आवाज की तरफ बढ़ा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। सच, डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा था ना, आपने उनकी बात भी नहीं मानी। अब 1 हफ्ते तक मैंने आपकी सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी हैं। ना तो आप ऑफिस जाएंगे और ना ही आपसे यहाँ मिलने कोई आएगा। इज दैट क्लियर? अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या बात है, बड़े थके हुए लग रहे हो आप। मेहता साहब की तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है, फिर भी वो नहीं भूले हमें। ये देखो, उन्होंने ये भी कहलवाया है कि उनकी तबीयत ठीक होते ही वो हमें मिलने आएंगे। कितने नेक इंसान हैं वो।